Vande Mataram, all the students. Today we will recite and understand the poem The Sea and the Skylark. It was composed by Gerard Manley Hopkins, a 19th century poet. The poem The Sea and the Skylark was originally titled Walking by the Sea, and it was written in 1877 in Ryle, a town near seaside. This poem is a Petrarchan sonnet in octave and in sestet. In this sonnet, the poet tells about the sea and the skylark that were contrasted with man, whose deterioration seems to the poet evident in tasteless seaside town. कहने का तात्पर्य है कवि का कि हम जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं और आधुनिकरण या औद्योगिकता को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो प्रकृति के पतन के साथ ही इंसान का पतन भी हो रहा है। इस कविता के द्वारा ये कवि कहना चाह रहा है। इस कविता के अंदर इसने दो प्रकृति की चीज़ों को यूज में लिया है, जैसे सी और स्काई लार्क। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेज टू ओल्ड टू एंड। कवि कहता है ऑन ईयर एंड ईयर। यहाँ पे कवि एम्फेसाइज करके कहना चाहता है कि उसके दोनों कानों में दो आवाज़ें सुनाई दे रही है। टू ओल्ड टू एंड, ये आवाज़ें टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे पुराने समय से, प्राचीन समय से चल रही हो और इसका कभी अंत भी नहीं हो, ऐसी आवाज़ें चल रही है। यानी कहने का मतलब है ये आवाज़ें प्रकृति से संबंधित है। अब कवि यहाँ पे कहता है ट्रेंच राइट, जहाँ पे वो खड़ा है वो एक सी साइड पे खड़ा होता है। समुद्र के इलाका जो होता है सी साइड, वहाँ पे बीच पे वो खड़ा है। तो एक तरफ वहाँ पे ट्रेंच है। ट्रेंच का अर्थ है खाई वगैरह, लॉन्ग नैरो डिच। तो समुद्र का जो पानी आता है, उस पानी के टकराव से वहाँ पे जो खाई उत्पन्न हो जाती है वो राइट साइड में है। द टाइड, वहाँ पे समुद्री लहरें आती है। दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर, जो आके किससे टकराती है? शोर से, समुद्र के किनारे से। तो समुद्र का पानी जब समुद्र के किनारे से आके टकराता है तो एक तो आवाज़ उससे उत्पन्न होती है। विद द फ्लड, ये पानी एक बहाव, बाढ़ के रूप में आ सकता है, और अ फॉल, लेकिन जब ये वापस जाता है पानी तो चारों तरफ फैल जाता है, धीरे धीरे पानी वापस लौट जाता है। लो, लल, ऑफ और ऑल रोर, जब वो पानी वापस लौटता है तो उस समय कुछ समय के लिए लल का अर्थ होता है काम, शांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वो लहरें वापस दहाड़ने का काम करती है, तो वापस शोरगुल उत्पन्न हो जाता है। यानी ये क्रम चलता रहता है। पानी का आकर, लहरों का आकर टकराना समुद्र के किनारे से और वापस लौट के चले जाना, तो आवाज़ें आना और आवाज़ें वापस बंद हो जाना। फ्रीक्वेंटिंग, ये आवाज़ें लगातार चलती रहती है। देयर, वहाँ पर, सी साइड, किनारे पर। वाइल मून सेल वियर एंड वेंड, जब तक कि चंद्रमा वियर एंड वेंड नहीं हो जाए। वियर का मतलब स्मॉल के लिए, वेंड का मतलब बिग के लिए। जब तक चंद्रमा छोटा और बड़ा होता रहेगा तब तक ये आवाज़ें चलती रहेगी। छोटा और बड़ा होने से मतलब है चंद्रमा का पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है वो, तो उस समय
कभी पास में होता है, कभी दूर में होता है, तो उस समय वो छोटा और बड़ा दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, राइट में तो उसने ट्रेंच का बताया है, खाई का। अब उसके लेफ्ट साइड के अंदर ऑफ लैंड जो भूमि थी, आई हियर द लार्क असेंड, वहां पे वो एक दूसरी आवाज सुनता है, और वो आवाज होती है स्काई लार्क की। लार्क से मतलब स्काई लार्क पक्षी। वो क्या करता है, असेंड, ऊपर की ओर आकाश में चढ़ता है वो। हिज रेस फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्किन्ड स्कॉर, स्कॉर का मतलब है यहाँ पे सॉन्ग्स है, यानी वो धरती के ऊपर आता है और वापिस नए सॉन्ग की रचना करता है और पुनः ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये तरोताज़ा करने वाला, जल्दी से रचना करने वाला, रिन्यूड, रिवाइंडेड का मतलब है यहाँ पे रिन्यूड, नए के लिए। तो ये जो उसका संगीत है वो वापिस गाता है। इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल एंड पॉर एंड पेल्ट म्यूजिक टिल नन्स टू स्पिल नॉर स्पेंड, उसके संगीत के अंदर भी हमारे को एक घुमाव दिखाई सुनने को मिलता है। क्रिप्स का यहाँ अर्थ है छल्लेदार, घुमाव। जैसे कर्ल होते हैं, बाल वगैरह जैसे होते हैं किसके, वाइल्ड, वाइल्ड से मतलब यहाँ पे भेड़ वगैरह जो जंगली जानवर होते हैं, तो उनके जैसे बाल घुंघराले हो जाते हैं, उसी प्रकार उसकी आवाज़ में भी एक घुमाव हमारे को सुनाई देता है, क्योंकि जब वो ऊपर नीचे आता करता है तो उसकी आवाज़ में चेंजेस सुनने को हमारे को मिलता है। वाइल्ड का मतलब है मोशन, वो जो गोल गोल घूमता है। विंच का अर्थ है चरखी के लिए। और वो अपना संगीत पूरा, पौर, पौर कहते हैं उड़ेलने को, पूरा गा देता है अपना संगीत जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। एंड पेल्ट म्यूजिक, पेल्ट जो वर्ड है वो वैसे तो स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज में आता है, पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पेल्ट का मतलब है प्रोड्यूस म्यूजिक विदाउट अ पॉज, संगीत उत्पन्न करना बिना विराम दिए हुए, यानी लगातार संगीत को बजाना या बोलना। तो वो लगातार संगीत गाता रहता है जब तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बच जाए, टू स्पिल नॉर स्पेंड, खर्च करने के लिए, गाने के लिए, जब तक कि उसके पास कुछ नहीं बच जाए। स्पिल का अर्थ है पौर के लिए, उड़ेलने के लिए, तब तक वो संगीत को गाता है। और जब उसके पास समाप्त होता हुआ संगीत, तो वो तुरंत पृथ्वी की तरफ नीचे आ जाता है और पुनः संगीत उत्पन्न करके वापस ऊपर आकाश की तरफ उड़ान भर लेता है। ये प्रकृति के दो दृश्यों को कवि ने ऑक्टेव पार्ट में बताया है। अब कवि आगे सस्टेट पार्ट के अंदर लास्ट 6 लाइंस के अंदर मॉडर्निटी के ऊपर एक अटैक कर रहा है, आधुनिकता के ऊपर। हाउ दिस टू सैम, कि ये जो दो संगीत थे वो किस प्रकार से शर्मिंदगी का काम करते हैं। कहाँ की शर्मिंदगी, दिस सैलो एंड फ्रेल टाउन, ये जो टाउन है, फ्रेल कहते हैं कमजोर को, सैलो कहते हैं सिकड़ा हुआ, छोटा सा। तो ये जो सीरियस नहीं है टाउन प्रकृति के प्रति, कमजोर ये जो टाउन है वो किस प्रकार शर्मिंदगी भरा है। हाउ रिंग राइट आउट आवर सॉर्डिड टर्बिड टाइम, किस प्रकार इसने, रिंग राइट आउट का मतलब है यहाँ पे ऑर्थ्रो, फेंकना, नष्ट कर देना। सॉर्डिड का अर्थ है यहाँ पे डर्टी या फिल्दी, गंदा। तो किस प्रकार हमने अपना समय बेकार की चीज़ों में, इस आधुनिकता की चीज़ों में लगा दिया और प्रकृति की चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया। बीइंग प्योर, शुद्ध होने के बावजूद, वी, हम जो लोग हैं, लाइफ्स प्राइड एंड केयर्ड फॉर क्राउन, हमेशा से गर्व करते रहे हमारा जो जीवन है उसके ऊपर। और हमारा कौन सा जीवन, आधुनिकता वाला, यानी हम नई नई रिसर्च करते गए और उस पर घमंड करते गए, और हमेशा ताज के लिए हमने प्रयास जारी रखा, उसकी ही परवाह की हमने, जबकि हमने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, जिसने प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ प्रदान हमको किया है। हैव लॉस्ट
दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ्स पास्ट प्राइम। हमने क्या कर दिया है, खो दिया है। अब हमने उस आकर्षण को खो दिया है, उस आनंद को खो दिया है जो पहले पृथ्वी के आनंद जाना जाता था, पृथ्वी का जो अट्रैक्शन जाना जाता था नेचर को, उसको हमने खो दिया है। यानी पहले जैसे पार्क है या फॉरेस्ट है, घूमने भ्रमण करने जाते थे तो उस पर गर्व करते थे हम, लेकिन उस चीज़ को अब हमने खो दिया है। अब हम गर्व करते हैं नए नए आविष्कारों के ऊपर, आधुनिकता के ऊपर। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक, लेकिन हमने जो बनाए हैं या जो हम बना रहे हैं ये तो टूटते रहते हैं। आर ब्रेकिंग, और टूट भी रहे हैं। आज हम देखते हैं कुछ भी चीज़ का निर्माण होता है तो वो अवश्य नष्ट हो रही है, तो टूटकर वापस मिट्टी में ही मिल रही है। टू मैंस लास्ट डस्ट, इंसान की जो आखिरी मिट्टी है, जब उसको दफना दिया जाता है और वो जब इंसान मिट्टी में मिल जाता है तो ये सारी आधुनिकता की चीज़ें भी उसी मिट्टी में मिलने का काम करती है। ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स मैंस फर्स्ट स्लिम, ड्रेन फास्ट का यहाँ अर्थ है हम अपनी उत्पादक जो शक्ति है हमारी उसको नष्ट कर रहे हैं हम, और हम इसको किस में मिला रहे हैं, मैंस फर्स्ट स्लिम। स्लिम का अर्थ है मड्डी, कीचड़। तो जिस प्रकार इंसान जिस जगह से खड़ा हुआ वो वापस उसी जगह पे जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार हम जो ये निर्माण कर रहे हैं आधुनिकता के और जिस पे हम गर्व कर रहे हैं वो वापस एक ना एक दिन उसी मिट्टी के अंदर मिलना है। तो इस प्रकार ये कवि ने द सी एंड द स्काई लार्क का उदाहरण देके आधुनिकता के ऊपर एक अटैक किया है। थैंक यू।